आस्था के लिए ये सुबह हर सुबह जैसी न थी, या यूं कह दो ये सुबह ही न थी, ये रात से भी काली भौर थी। वैसे तो उसका सौम्य सहेलियों के पति सा हंसमुख न था, न खुद कुछ बोलता था, न आस्था का कुछ बोला हुआ उसे पसंद था। जब भी मुंह खोलता था चिड़चिड़ाने के लिए ही खोलता था। सौम्य के इस व्यवहार का उस पर कोई असर नहीं होता था। वो सोचती, दूसरों सा न सही तो क्या हुआ, है तो मेरा पति मेरा अपना। परंतु यकायक सौम्य का ये कह देना, मुझसे ये रिश्ता अब और नहीं निभेगा, मैं आस्था के साथ नहीं रह सकता, सुनकर सौम्य की मां सकते में आ गई। पिताजी ने गुस्से पर काबू रखकर पूछा, आस्था से दूर होने का अर्थ होगा अपने बेटे वंश से भी दूर होना। समझ भी रहे हो क्या कह रहे हो? हाँ बाबूजी, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। वंश आस्था के साथ रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी सौम्य का जवाब सुनकर अवाक रह गए। सौम्य, तुम्हें कोई एक वजह तो देनी ही होगी आस्था को छोड़ने की, पिताजी ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। सौम्य ने तटस्थ स्वर में घोषित कर दिया कि मैं आभा के साथ रहना चाहता हूँ। सौम्य के ये कहते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। पैरों तले जमीन का हटना, क्या होता है आसमान सर पर गिरना। आस्था को बचपन में इनका अर्थ समझ ही नहीं आता था, रटना पड़ता था। आज इनका अर्थ शब्दशः महसूस कर रही थी वो। जाते जाते सौम्य माँ से बोला, शाम को आकर अपना सामान ले जाऊंगा, आस्था से कह देना वो पैकिंग कर देगी, और निकल गया। माँ को खुद की परवरिश पर संशय हो रहा था। कैसा है सौम्य, पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा है, परंतु पति का हक जता रहा है। कल तक जो सलाह लेते थे आस्था से, आज वो भी सयाने हो गए थे। गलती तुम्हारी भी कम नहीं, खुद को कभी संवारा ही नहीं। 4 उल्हाने देकर 2 सलाह भी दे गई, कभी नए आने वाली देवरानी भी आ गई। कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी तुमने, कभी आड़े हाथों लिया ही नहीं। तुमने ऐसे मौकों पर जेठानी कहाँ चुकने वाली थी। माँ, इसमें भैया की क्या गलती, देखो भाभी को, चेहरे की सफेदी बालों में ले आई, बालों का कालापन चेहरे पे ले आई। बिन बुलाए ननद भी आ गई। ठगी सी आस्था सब सुन रही थी, समझ भी रही थी, सितारों की बदलती चाल देख रही थी, अपने सितारों को गर्दिश में जाते देख रही थी। बाबूजी से आस्था का हाल देखा नहीं जा रहा था। उसे संभालने के लिए पहले उन्होंने खुद को स्वस्थ दिखाया, गहरे दुख पर एक पर्दा सा लगा लिया। आस्था ही वो बहू थी जो दिन रात उनके साथ रहती थी, सेवा करती थी। बाबूजी आस्था के पास जाकर बोले, कितने सभ्य होते हैं ये पशु पक्षी, ये जानवर, किसी के दुख में उसे अकेला छोड़ देते हैं, घाव को कुरेदते नहीं हैं, घाव को भरने देते हैं। साथ ही बैठी माजी बोली, आस्था, बड़ा आसान था सबके लिए सहानुभूति जताना, परंतु बड़ा कठिन है तुम्हारे लिए इस अनुभूति से गुजरना। आस्था चुपचाप सुन रही थी, उसमें अब कुछ कहने की न समझ थी न ही ताकत थी। माजी ने एक माँ की तरह उसका मुंह पोंछा और फिर बोली, इस प्रतिकूलता को तुम अनुकूलता बना लो, रोना बंद कर तुम खुद को तराश लो। बाबूजी ने समझाते हुए कहा, आस्था, तुम्हें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां तो याद होगी ही। अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। तुम भी इसकी नायिका बनो, ये हमें मंजूर नहीं। इतने वर्षों बाद भी नारी की स्थिति में बदलाव न आए, ये उचित नहीं। कवि नारी की स्थिति को सुधारना चाहते थे। अब तुम कुछ ऐसा करो कि हम कहें, अबला नहीं तू, बना नई कहानी, जिसने तुझे रुलाया पिला दे उसको पानी। माँ जी ने मेरा हाथ थाम मुझे उठाया और बोली, आस्था, शिक्षा की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और वो बक्सा रख दिया मेरे सामने, वो बक्सा जो सिर्फ दिवाली में खोलती थी, साफ सफाई करके फिर रख देती थी, जिसमें मेरी शिक्षा, मेरी योग्यता थी। मैं दोनों को देखे जा रही थी, धीरे धीरे चुप हो रही थी, रोना भूल रही थी।
जैसे जैसे माँ जी मेरे प्रमाण पत्र से धूल मिट्टी हटा रही थी, हिम्मत मेरे व्यक्तित्व में आ रही थी। शाम को जब सौम्य ऑफिस से आई तो न उन्हें पानी मिला न चाय ऑफर हुई, क्योंकि उनके घर का पता बदल चुका था। वो सामान लेकर जैसे ही माँ जी को प्रणाम करने लगे, माँ जी बोली, अरे नहीं, तू बाबूजी को ही प्रणाम कर ले। मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है, क्योंकि मैं भी तेरे साथ ही चल रही हूँ। और सौम्य कुछ सोचे कुछ बोले उससे पहले ही वो अपना सामान ले आई। सौम्य कुछ सक पकाया पर ना न कह पाया। माँ को लेकर नए घर के लिए रवाना हुआ। आभा ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा मेहमान अनचाहा। माँ जी ने आभा का मन भांप लिया और दिलासा दिया, आभा, सौम्य को मेरी या आस्था दोनों में से एक की जरूरत रहती है, उसे आदत है। अब आस्था यहाँ कैसे रहती? वैसे भी वो हम सब से नाराज ही है, तो सौम्य के लिए मैं यहाँ आ गई। घर छोटा था, इसलिए सौम्य के बाबूजी वहीं रह गए। उनका टिफिन यहीं से भेज देंगे। आभा फटी आंखों से सौम्य को देख रही थी। सौम्य खुद इन सब से अनजान था। आभा और सौम्य डिनर करने बाहर जाने वाले थे, पर अब घर पर ही ऑर्डर कर दिया। सौम्य जानता था कमरे में जाते ही आभा आप की तरफ फटेगी, और वही हुआ। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तो कभी अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रही, मैं इनके साथ कैसे रहूंगी? अपने जीवन को बंधनों का पर्याय मैं नहीं बना सकती। जैसे तैसे सौम्य ने समझाया, कुछ दिन की बात है, ये कहकर टाल दिया। सुबह की चाय, फिर नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय, रात का खाना, माँ जी का कभी भी आवाज देना, पास पड़ी दवाइयाँ मांगना, बाबूजी का टिफिन भेजना जिसमें जरूरत से ज्यादा रोटी डलवाना। ऑफिस और घर दोनों जगह की नौकरी से आभा थक चुकी थी। सौम्य की आभा की छोटी छोटी बातों की शिकायत और लड़ाइयां शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में हालात बदले, प्रेमियों के आपसी संवाद बदले। अनायास ही सौम्य के मुंह से निकल गया, आस्था तो हम सबका करके भी कुछ नहीं कहती थी, कभी सिकवा नहीं, कभी गिला नहीं। मेरे माता पिता, मेरे बेटे का, वो सबका कितना ख्याल रखती है। ये सुनते ही आभा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इतनी गुणवान बीवी को छोड़कर तुम मेरे पास आए ही क्यों थे? जब उसके पास थे तो मेरी तारीफ करते थे। झगड़ा के संवाद बढ़ चढ़ कर बोले जाने लगे। माँ जी अपने हर्ष को रोककर चिंता के भाव लाने की कोशिश कर रही थी। अब तो हद ही हो गई थी। जब माँ जी के रोकने पर आभा रुकी नहीं और सौम्य ने ये कह दिया कि जाने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है इसे रोकने की, जीना मुश्किल कर रखा है। आभा के जाने के बाद बिना नाश्ता किए सौम्य भी ऑफिस को निकल गया। माँ जी ने तुरंत आस्था की ऑफिस फोन किया, करके बताया, तुम्हारे पति का ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया, शाम तक होश आ जाएगा, तब घर ले आऊंगी। हाँ, एक बुरी खबर है, तुम लोगों का टिफिन आज से नहीं आएगा। तुम ऑफिस से आकर कुछ अच्छा बना लेना, साथ मिलकर खाएंगे।